वेलकम टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। और ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम लोगों के लिए क्या है, ये बेसिकली कुछ एक लोगों के डाउट्स हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे सॉल्व करना है, जो कि IIT JEE में पूछे हुए हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो साधारण ही है, बट रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। किसी ने पूछा मुझे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। तो ये इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं होता तो कैसे सॉल्व करता, मैं सिर्फ इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। सो क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एयरप्लेन्स A and B are flying with constant velocity in same vertical plane at angles 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal. That's nice. पिक्चर जो है स्क्रीन पर है और IIT जो पिक्चर्स ड्रॉ करके देते हैं अपने क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाला होता है। बट ये क्वेश्चन कुछ ठीक ही लग रहा है, ये पिक्चर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ A is 100√3 meter per second and at time t equals 0 second the observer in A finds B at a distance of 500 meter. अच्छा, ये ऑब्जर्वर A के रिस्पेक्ट में B का डिस्टेंस है। ऑब्जर्वर A is observing things, that means we are talking everything with respect to observer A at this moment. Perhaps the distance 500 meter is with respect to the observer A, and observer A finds B, okay, and the observer sees this observer, that means observer in A sees B moving at a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. A के perpendicular B की velocity है, यानी कि velocity of B minus velocity of A. We are talking here VB minus BA. And this is perpendicular to the line of motion of A, okay. If at t equals t naught, A just escapes being hit by B, okay, मतलब दोनों मीट कर गए थे, escape कर गए, बड़ा अच्छा हुआ। t naught इन सेकेंड सेज, t naught का वैल्यू कितना होगा, मतलब मामला क्लियर कट रिलेटिव मोशन का है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रिलेटिव मोशन को कभी रिलेटिव मोशन बोला नहीं, मैंने हमेशा बोला सुपरपोजिशन ऑफ मोशन। अब लोग इस बात का भी बुरा मान जाते हैं, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। हाउ? तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B 30 डिग्री और 60 डिग्री पर है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। और मुझे डील करना है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, VB माइनस B के बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं इस पिक्चर को ऐसे ड्रॉ करना पसंद करूँगा। सिंपली वो प्लेन वगैरह बना दिया, क्योंकि सब सेम प्लेन में है तो ठीक है। A को मैं वेलोसिटी ऑफ A को भी एक जगह ओरिजिन से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि दिस इज एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड वेलोसिटी ऑफ B पता नहीं ये कितना है, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ B डेफिनेटली। और ये 60 डिग्री पर है, किसके साथ? एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यानी इन दोनों के बीच में एंगल अगेन 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, जिसके बारे में मैं क्वेश्चन की शुरुआत से ही चिंतित हो गया हूँ, दिस इज इट, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी ऑफ A। इसके हेड पर वेलोसिटी ऑफ B माइनस A का टेल पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ BB माइनस VB माइनस VA प्लस VA इज वेलोसिटी ऑफ VB, वेलोसिटी ऑफ B VB। ये ठीक है, ये पिक्चर सही लग रहा है मुझे। तो दिस इज एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, इतना तो मुझे दिख गया। तो इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो VA का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ A का जो मैग्नीट्यूड है वो क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ 100√3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स राइट। तो मैं इससे VB या VB माइनस VA इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ये 30 डिग्री ले लूँ
तो मुझे बेस मैंने इसको मान लिया और परपेंडिकुलर ये मान लिया, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई? बेस बाई परपेंडिकुलर तो मैंने वही सुना कि वही होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर, दैट इज वी बी माइनस मॉडुलस ऑफ वी बी माइनस वी ए, इसका मैग्नीट्यूड, इस एरो का लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द एरो ऑफ वी ए, and this VA thing is given. Tan 30 degree is 1 upon root 3, and this thing what VB minus VA, इसको find out ही करना है। तो VB minus VA modulus, and this is what, this is 100 root 3, the modulus of VA. So root 3 gets cancelled out, and VB minus VA equals 100. ये सिंपली इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड VB माइनस VA का जो मैग्नीट्यूड आ गया ये 100 आ गया, दैट इज सिंपली 100 मीटर पर सेकंड। तो अब इसमें सॉल्व करने को क्या है? अब इसके बाद 500 मीटर के डिस्टेंस पर एक को मिल रहा था, एक को दिख रहा था भी इसी लाइन पर, उसको 500 मीटर के डिस्टेंस पर, और स्पीड बी की ए के रिस्पेक्ट में 100 मीटर पर सेकेंड है, और 500 मीटर के डिस्टेंस 5 सेकेंड में हिट कर जाएगा बाबा। 5 seconds would be the answer. So this problem is solved. Thank you for watching. Although it was a waste of time, but thanks for watching. Though question number 1 was very easy, but so मैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन, ये भी काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है जो भी किसी ने पूछा है, हालांकि ये 2000 का है। तब के ज़माने में शायद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, तो ये उसी ज़माने का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ए, कहाँ ए? ओह हियर इट इज ए। The object is kept fixed at a point x equals 3 meter. Oh, this distance is 3 meter. And y equals 1.25, 185 by 100, 5 by 4 meter. This is 5 by 4 meter, right? And 1.25 I don't like. So 1.25 meter on a plank P, raised above the ground. Okay, तो नीचे में ground है। At time t equals 0, the plank starts moving along the positive x direction with an acceleration 1.5 meter per second square. That means 3 by 2 meter per second square. That means ये किसी टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हाफ AT स्क्वायर, that will be 3 by 4 AT स्क्वायर, 3 by 4 t square, half a t square, 3 by 4, 3 by 2 multiplied by half into t square, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t टाइम में। ओके, एट द सेम इंस्टेंट a stone is projected from the origin with velocity u. Oh, this is written in vectors. Velocity u as shown. A stationary person on the ground observes that the stone hitting the object during its downward motion at an angle 45 degree to the horizontal. मतलब कुछ इस किस्म का ये पिक्चर, मतलब कुछ अगर हिट करेगा तो ऐसे। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड मोशन के दौरान, एट ऑल द मोशन आर इन द XY प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन को XY प्लेन बोल रहा। Find vector u and the time after which the stone hits the object. Take g equals 10 meter per second square. So it a good question. Looks good to me. And इस क्वेश्चन को में वेक्टर्स में मांगा गया है, तो मैं वेक्टर्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करूँगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें दोनों किस्म के जो मोशन है, चाहे वो प्लैंक ए का मोशन हो या फिर प्रोजेक्टाइल का मोशन हो। प्रोजेक्टाइल का मोशन तो XY प्लेन में है, मतलब वो तो पैराबोलिक पाथ पर होगा, और प्लैंके का मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दिस थिंग्स आर क्लियर टू मी,
तो मैं इसको वेक्टर में ही क्यों नहीं सॉल्व करूं? अगर वेक्टर में ही सब कुछ मांगा जा रहा है तो मैं इसको वेक्टर में ही क्यों नहीं सॉल्व करूं? तो वेक्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस मैं कैसे लिखूंगा? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू जी है और जी इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, यही है ना? या तो इसकी इक्वेशंस कैसे लिखे जा सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन कैसे लिखे जा सकते हैं? तो मैं तो लिख सकता हूँ वेक्टर में लिखूँ तो u प्लस जी टी वेक्टर। ये g में एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो इट मेक्स थिंग्स सिंपल, इट हेल्प टू कीप थिंग्स सिंपल। तो मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट भी इसमें एक इश्यू है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला तो जहाँ तक मुझे याद है यही होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों वेक्टर इक्वेशन को क्यों नहीं यूज करूँ बनिस्बत इसके, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करके अपना टाइम ख़राब करने के। तो ये हुआ क्या है मेरे सामने, क्या पिक्चर क्या है? पिक्चर ये था कि ये एक्स वाई प्लेन था, तो एक्सिस लेना मुझे पसंद है, तो मैं एक्सिस तो ड्रॉ ज़रूर करूँगा। एक प्लैंक था यहाँ पर, इनिशियली 3 मीटर के डिस्टेंस पर था, दिस डिस्टेंस वाज 3 मीटर, और ये ऐसे मूव करता है। तो किसी टाइम टी में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 3/4 टी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू इस हिसाब से 3/4 टी स्क्वायर होगा। तो प्लैंक तो ऐसे मूव करेगा। वो प्रोजेक्टाइल जो मैंने किया है, वो प्रोजेक्टाइल जो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसके फॉर्मूले को मैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइप से लिखूँ तो इट लुक्स गुड। हाफ जी टी स्क्वायर प्रोजेक्टाइल यहाँ हिट करता है, अगर यहाँ पर टी टाइम के बाद हिट कर जाता है तो इस दौरान प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया होगा हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस। हाफ जी टी स्क्वायर का डायरेक्शन सर्टेनली जी के डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर। ये डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल ने किया होगा। और दूसरा टर्म है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों एरोज को ऐड करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका ये मिलेगा। ओके, तो मैं पिक्चर तो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक एरो है बेसिकली, इस एरो का लेंथ यू टी होगा और इसका हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ताकि इन दोनों को ऐड करके मुझे कुछ ऐसा मिले फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट लुक्स फाइन। इसमें ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस भी हमें पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5/4 1.25 मीटर। ओके, सो इसमें अगर हम एक काम करें, एक पूरा का पूरा ट्रायंगल अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो ये ट्रायंगल बहुत सिंपल बनता है। या इस ट्रायंगल में ये लेंथ यू टी है, ये पूरा लेंथ जो होगा वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 5/4 प्लस 5/4, और ये पूरा जो डिस्टेंस होगा बेस इसका 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। टी टाइम के बाद जब मीटिंग हो जा रही है तो ये ट्रायंगल होगा। ये एंगल का बाद में रखेंगे, रख लेते हैं थीटा। ठीक है, अच्छी बात है, रख देते हैं। इससे tan थीटा मिल सकता है, लेकिन वो भी तो यूज करना है कि ये जब हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे है। वो डाउनवर्ड मोशन में है प्रोजेक्टाइल और 45 डिग्री पर हिट कर रहा है। सो वेलोसिटी का लिए भी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें भी u है और gt है। एक सेकेंड, तो मैं u तो u ही की तरह होगा, gt, और वो डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का वैल्यू u बना रहा है, तो v बना रहा है फाइनल वेलोसिटी उसकी। तो u अगर ऐसे होगी तो v वो लगता है लगभग 45 डिग्री ही होगा, ये होगा। तो इसमें gt को ऐड करें, वो ऐसे, तो ये gt हो जाएगा। तो u प्लस gt दोनों मिलकर के v दे देंगे। आई थिंक समथिंग लाइक दिस ये होना चाहिए। दिस इज बेसिकली v वेक्टर, राइट। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहानी है ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल पिछले पिक्चर के हिसाब से देखो तो मैं थीटा है। ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस ये 45 डिग्री है ना, तो ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये दोनों लेंथ सेम होंगे। दिख नहीं रहा पिक्चर में, ये दोनों लेंथ सेम होंगे। तो अगर मैं इस लेंथ को u cos थीटा बोल दूँ तो ये लेंथ भी u cos थीटा ही होने जा रहा है। तो ये साइड में जो मुझे दूसरा ट्रायंगल एक मिल रहा है, जो इस ट्रायंगल के पहले वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, सिमिलरिटी मुझे पसंद है, तो इसमें ये लेंथ u होगा, राइट। और इस लेंथ को मैं सिंपली लिख दूँ तो ये जी टी माइनस यू कॉस थीटा होगा। ये भी मुझे ठीक लग रहा है। और ये भी यू कॉस थीटा होगा। ये मुझे अच्छा दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों जो सिमिलर हैं, इसकी सिमिलरिटी को यूज करूं क्या? मैं ट्राई करता हूं सिमिलरिटी को यूज करने का। तो पहला इक्वेशन हाइपोटेनस के लिए लिखता हूँ। तो हाइपोटेनस के लिए मेरे पास ऊपर वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस का लेंथ u था और नीचे वाले में u है, तो मैंने इन दोनों का रेशियो लिखा। फिर परपेंडिकुलर्स का लिखता हूँ। तो परपेंडिकुलर्स का एक है, ऊपर वाले में है हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 5/4, 5/4 है, हाँ। और इसमें जो परपेंडिकुलर है डेट इज जी टी माइनस यू कॉस थीटा। ओ यस, ठीक है। अब बेसिस को कंपेयर करता हूँ। तो ऊपर वाले का बेस है 3 + 3/4 टी स्क्वायर, राइट। और नीचे वाले का बेस है u cos थीटा। ये u cos थीटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से तो u कैंसिल हो जाएगा। ये पहले से कैंसिल होने वाली चीज़ों पर दिमाग जाना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो वी गेट u cos थीटा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 + 3/4 टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मैंने मान लिया इसको। दूसरे फर्स्ट और सेकेंड वाले को अगर कंपेयर करूं तो मुझे मिलता है जी टी स्क्वायर माइनस यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर दोनों मिल रहे हैं। हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 5/4। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इससे भी मुझे यू कॉस थीटा टी ही निकालूंगा। यू कॉस थीटा टी निकालूंगा तो ये जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विल बिकम जी टी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -5/4 होगा। दैट मीन्स मुझे एक और लाइन लिख देता हूँ। यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी का जो वैल्यू होगा, ये होगा, जी का वैल्यू 10 लेना था क्वेश्चन में, तो 5t स्क्वायर माइनस 5/4, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। और 1 और 2 में करना क्या है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट। तो इनको अगर इक्वेट करें तो आई गॉट वन, टी का वैल्यू तो मुझे मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 5t स्क्वायर माइनस 5/4 इक्वल्स 3 + 3/4 टी स्क्वायर। दोनों टी स्क्वायर को एक तरफ कर लूँ तो 5 - 3/4 टी स्क्वायर इक्वल्स 3 + 5/4, 3 + 5/4। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। तो ये हो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है 17/4 टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड भी 17/4 ही हो रहा है। तो डैट मीन्स टी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो टी का वैल्यू +1 सेकेंड या -1 सेकेंड, -1 सेकेंड, टाइम इंटरवल कैन नॉट बी नेगेटिव। सो टी का वैल्यू 1 सेकेंड आ गया आंसर में। और टी का वैल्यू अगर 1 सेकेंड आंसर में आ गया तो अभी यू का वैल्यू निकालना कौन सा बड़ा काम है? यहाँ से तो मुझे दिख रहा है, यहाँ से तो मुझे दिख रहा है यू के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हो तो इस फिगर में, बड़े वाले फिगर में मुझे दिख रहा है कि यू टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यही एंगल थीटा था, यू टी कॉस थीटा इक्वल्स कितना था, हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स 5/2 टी स्क्वायर प्लस 5/4। ओ, ये तो टी का वैल्यू 1 सेकेंड आंसर आ गया। यानी कि यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू, यू एक्स का वैल्यू जो होगा
वो होगा 5/2 प्लस 5/4, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। सही तो लग रहा, नहीं कॉस थीटा का वैल्यू मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, पूरा गलत लिखा है। कॉस थीटा बेस का वैल्यू लिखने के लिए बजाय मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, सॉरी। यू टी कॉस थीटा इक्वल्स, ये कितना था, 3 + 3/4t²। तो यू टी का वैल्यू 1 रख दूँ तो यू एक्स एम मीन्स यू कॉस थीटा मीन्स यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 + 3/4, यानी 15/4, 15/4 3.75 होना चाहिए कुछ। और इस सिमिलर मैनर में कोई भी फाइंड कर सकता है यू टी साइन थीटा इक्वल टू ½ GT² + 5/4, ये कैलकुलेट करके टी का वैल्यू 1 सेकेंड लिख करके यू का वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, तो यू भी निकल जाएगा। क्वेश्चन में निकालने को कहा इसने tan थीटा नहीं, लेकिन आई कैन कैलकुलेट tan थीटा टू, बट जितना कहा उतना ही करके छोड़ देना चाहिए। एग्जामिनेशन ले रहा है वो, मार्क्स देंगे, तो ज़्यादा लिखने से तो ज़्यादा मार्क्स देंगे नहीं। सो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। इसका इंस्पिरेशन मुझे यहाँ से मिला कि द थिंग्स वे आर रिटन इन वेक्टर्स, तो मैंने भी वेक्टर में इक्वेशंस यूज करके सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।